गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ओवरव्यू हमने देखा था, अब उसी का आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, पेपर 5 और 6 के पर्सपेक्टिव में इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या सोल्यूशन है, और एग्रीकल्चर के अलग अलग कंपोनेंट्स को उठा के डिस्कशन करेंगे। और आज का एक कंपोनेंट है आपका लैंड यूज पैटर्न इन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सारे कंपोनेंट्स होते हैं। किसी को भी अगर एग्रीकल्चर या खेतीबाड़ी शुरू करनी है तो उसके कैसे वो स्टार्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें उसके फैक्टर्स आते हैं, और अपना प्रोड्यूस उगाने से लेके बेचने तक उसके बीच में क्या क्या और सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। ये एक पूरी वैल्यू चेन होती है और ये सारे उसके कंपोनेंट होते हैं। तो कोई भी फसल जो उगाता है उसके हार्वेस्ट होने से, उसके कटने से पहले तक उगाए जाने में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी बैकवर्ड लिंकेज में होती हैं। और फसल कटने के बाद उस पॉइंट से लेके जब तक कि वो मार्केट में बिक ना जाए, मार्केट में जाके लोग खरीद ना लें उसको, उसके बीच में जितने भी एस्पेक्ट आते हैं उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड लिंकेज में क्या क्या आता है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपको कहीं आपने सोचा है कि आपको फार्मिंग शुरू करनी है, तो आप कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एक ज़मीन खरीदेंगे या फिर आपके पास एक कोई ज़मीन हो तो ज़मीन पर ही एग्रीकल्चर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका एग्रीकल्चर का, बेसिक एस्पेक्ट आता है लैंड। लैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना बड़ा लैंड है, और उसके बाद आता है उस लैंड में सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी है मिट्टी, क्या उपजाऊ है, नहीं है, अगर नहीं है तो उसे कौन से फर्टिलाइजर की, कौन से खाद की ज़रूरत है, कितनी खाद की ज़रूरत है। ये उसका अगला एस्पेक्ट होता है। अगर मिट्टी है तो उसके बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी प्लाउइंग करनी पड़ती है, ट्रैक्टर और हल चलाने पड़ते हैं, फिर उसको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद आपने ये कर दिया, फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा आप अनाज उगाना चाहते हैं, तो उसके आपको बीज लाने पड़ेंगे। तो उसके बाद बीज, सीड्स हो गई, वो बैकवर्ड लिंकेज होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सीड्स को बोने के बाद, बीज को बोने के बाद आपको उनको सिंचाई करनी होगी, रेगुलरली करनी होगी। उसके बाद कि सिंचाई कैसे हो, कितनी हो, किस माध्यम से हो, कब हो, ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इश्यूज सोल्यूशंस होते हैं इरिगेशन के। उसके बाद सिंचाई करने के बाद आपको रेगुलरली खाद डालनी चाहिए, कितने तरीके की खाद होती हैं और कब कौन सी डालनी चाहिए। ये और केमिकल खाद हो गई, आपकी ऑर्गेनिक खाद हो गई, सरकार क्या क्या प्रोग्राम ला रही है खाद को लेके, फर्टिलाइज़र को लेके, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद पेस्टिसाइड हो गए, कीटनाशक दवाएं हो गई, आपकी इंसेक्टिसाइड हो गए, क्योंकि वो आजकल कंपलसरी एक तौर पे हर कोई यूज़ कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या और तरीके होते हैं कि हम नेचुरली बिना पेस्टिसाइड के सब मैनेज करें। ये आपको ये आता है आपके में बैकवर्ड लिंकेज में। और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कैसा है कि मतलब किसी भी उस क्षेत्र में जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे बैंकों की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने बैंक्स हैं वहाँ पे, क्या इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, क्या बैंक वो आराम से किसानों को प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या किसान कर्जे में है, क्यों हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एक और होता है कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर आ जाता है फाइनेंशियल और इन सब एस्पेक्ट में। जो जैसे फसल बीमा योजना हो गई आपकी, जो अगर क्रॉप डैमेज होता है तो उसमें किसानों को मुआवजा मिलता है, कैसे मिलता है, किन खादों के लिए मिलता है, किन क्रॉप्स के लिए मिलता है, ये हो गया। तो इतनी चीज़ें तो आपको चाहिए कोई भी फसल को तैयार करने में। और जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर उसको काटने के लिए आपको चाहिए होती है मशीन्स, चाहिए होती हैं, हार्वेस्ट करना होता है आपको। तो उसके बाद आ जाता है आपका एस्पेक्ट फार, ये आपका
फार्म मैकेनाइजेशन वाला एस्पेक्ट आता है, फार्म मैकेनाइजेशन वाला एक कंपोनेंट आ जाता है। उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज में जो फसल कट के तैयार हो जाती है उसे फिर मार्केट ले जाके बेचना भी पड़ता है, पैसा असल में फिर उसी से आएगा। तो उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे प्रोसेस करने के लिए बिजली है कि नहीं, उस एरिया में क्या उस एरिया से मार्केट तक की अच्छी रोडें हैं कि नहीं, और बाकी मार्केट को कनेक्ट करते हुए रोडें हैं कि नहीं। मार्केट, प्राइवेट मार्केट में आप सेल करने जा रहे हैं, एपीएमसी वाले मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच रहे हैं, या फिर ई नैम पे बेच रहे हैं, क्या क्या कितने तरीके के मार्केट हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उत्तर प्रदेश में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। प्रोक्योरमेंट हो गया, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, सरकार की एमएसपी की क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या उनमें इश्यूज हैं, और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और कैसे हम उसमें अच्छा ला सकते हैं। उसके बाद आपका फॉरवर्ड लिंकेज में और आता है स्टोरेज और वेयर हाउस की फसल, ताकि खराब ना हो जाए तो उसको कोल्ड स्टोरेज में या फिर स्टोरेज में जमा करके रखना पड़ता है, और जब मार्केट में सही परिस्थिति आ जाए उसे बेचने की, तब तक उसे तब बेचा जाए। तो क्या स्टोरेज स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उसमें भी क्या दिक्कतें हैं, क्या सल्यूशन हो सकते हैं, ये देखेंगे हम लोग इस पूरे आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। और इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में, लैंड यूज पैटर्न, और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती है, ये हम देखेंगे। तो बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। हम आज लैंड लैंड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि एग्रीकल्चरल सिनेरियो क्या है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी है, हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लैंड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, असल में लैंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे लैंड पैटर्न से जुड़े हुए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं जो हम अक्सर करके यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश में लैंड पैटर्न असल में क्या है, और क्या आज के समय में लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो क्यों चेंज हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम लैंड की प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि लैंड जो है कितना ज़्यादा उपजाऊ है, या कितना ज़्यादा हमें फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्यों। और इन सब में जो जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे आगे जाके। और आखिरी में, क्योंकि ये आपके मेंस से संबंधित है और आगे जो मेंस होगा उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उससे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड लैंड एंड एग्री से रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको दिए जाएंगे, और आपका काम होगा उनको इस पूरे कंटेंट के बेसिस पे इवैल्यूएट करना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रॉपरली। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लैंड की सिग्निफिकेंस क्या है उत्तर प्रदेश में और एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है जमीन, लैंड। अगर वो ना हो तो एग्रीकल्चर ही नहीं हो सकता है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड आउटपुट इज ग्रेटेस्ट। बाकी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, सॉइल हो गया, सीड हो गया, ये सारी चीजें डिस्कस करी, लेकिन और हर एस्पेक्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ओवरऑल एग्रीकल्चर में, ओवरऑल प्रोड्यूस में। लेकिन जो लैंड होता है इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा योगदान होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लैंड हो तो एग्रीकल्चर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। तो पहला है लैंड बेस्ड एक्टिविटी हो गई आपके, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया आपका। उसके बाद होता है, तो हेंस एक्सेस टू लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि लोग जमीन को एक्वायर कर सकें और जमीन पे एग्रीकल्चर करने के लिए उस पे एक्सेस कर सकें। और क्वालिटी ऑफ लैंड हैज डायरेक्ट बेयरेंस ऑन प्रोडक्टिविटी।
बिल्कुल सही है कि लैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पहाड़ी लैंड है, क्या वो प्लेन्स का लैंड है, क्या वो एलुवियल प्लेन का है, क्या वो कोस्टल लैंड है, क्या वो पेनिनसुलर एरिया का लैंड है, किस जगह की क्या फिजियोग्राफी है उस लैंड की, क्या टोपोग्राफी है वहाँ की, कि वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लैंड के। तो जितना फेवरेबल क्वालिटी होगी लैंड की, उतनी ही अच्छी फिर आपकी प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर की। तो ये एक और दूसरा, ये पहला है, ये आपका दूसरा है। और उसके बाद इन रूरल एरियाज लैंड ओनरशिप हैज अ हाई सोशल वैल्यू। तो आजकल के समय में जमीन ओन करना स्पेशली रूरल एरियाज में एक बहुत सम्मान की बात होती है, या फिर उसके काफी फायदे भी होते हैं कि कभी ये होता है कि इनकम नहीं आ रही है तो लैंड जो है लीज पे लोग दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, या फिर उसको सेल कर देते हैं। और अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है ऐसे इसको यूज कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। या फिर एग्रीकल्चर से जब इनकम नहीं आती है तब लैंड पे और डिपेंड होते हैं। तो इसकी एक सोशल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों होती है। तो ये होगी आपकी लैंड की सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं लैंड से रिलेटेड ऑफ लैंड पैटर्न। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है आपका नेट सोन एरिया या फिर नेट क्रॉप्ड एरिया, जिसको हम एनएसए भी कहते हैं या फिर एनसीए भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो टोटल सोन एरिया होता है, जितने पूरे एरिया में क्रॉप्स को उगाया जाता है, मान लीजिए ये एक पूरा पीस ऑफ लैंड है या प्लॉट है। यहाँ पे मान लीजिए इतने एरिया में किसी का घर है, इतने एरिया में मवेशी रहते हैं, और इतना एरिया मान लीजिए पार्किंग हो गया, यहाँ पे एनिमल्स हो गया, और यहाँ पे होम हो गया। और ये जो पूरा एरिया है, इतने पूरे एरिया में इतने में एग्रीकल्चर हो रहा है। तो जो ये वाला एरिया होगा, इसका जितने में असल में फसल उगाई जा रही है, उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। ये होता है टोटल सोन एरिया होता है। और इसमें एक साल में टोटल जो लैंड होता है, इसमें एक बार में एक ही फसल जो उगती है हम उसे काउंट करते हैं। ये पूरे साल में एक ही बार काउंट होता है। ये हम क्यों बोल रहे हैं अभी अगले एक और कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ग्रॉस जोन एरिया। तो ग्रॉस जोन एरिया भी यही होता है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा रेक्टेंगल है बड़ा, इसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर है। और जो असल में नेट सोन एरिया है, मान लीजिए नेट सोन एरिया जो नेट सोन एरिया है वो आपका असल में 70 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए ये जिसमें इतने एरिया में खेती हो रही है, तो यहाँ पे जो किसान है अपनी फसल उगा रहा है, या इतना एरिया अवेलेबल है उसको अपनी फसल उगाने के लिए साल में। लेकिन अब क्या होता है कि हम जानते हैं एक साल में कई फसलें हम लोग बोते हैं। एक बार में मान लीजिए कुछ सब्जियों की फसल बो दी, एक बार हमने रबी की फसल बो दी, और एक बार हमने क्या कहते हैं खरीफ की फसलें बो दी। तो मान लीजिए साल में ये 3 बार यहाँ पे खेती कर रहा है, रबी की फसल, ज़ैद की फसल और खरीफ की फसल। तो ये पूरा जो एरिया है इसको 3 बार यूज कर रहा है। तो इस पूरे एरिया का जो इसका ग्रॉस जोन एरिया होगा, वो उस एरिया पे कितनी बार कल्टीवेशन कर रहा है एक साल में, उतनी बार उसे गिनेंगे। तो 70 मीटर स्क्वायर पे साल में 3 बार कल्टीवेशन कर रहा है, तो नेट जोन एरिया हो जाएगा आप ग्रॉस जोन एरिया हो जाएगा आपका 210 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। तो ग्रॉस जोन एरिया वो एरिया होता है, नेट जोन एरिया के ऊपर हम लोग कितनी बार, कितने साइकिल में एक साल में फसल उगा रहे हैं, कितनी बार उस पूरे एरिया को हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हर साइकिल का उतना एरिया मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रॉस जोन एरिया। और उस लैंड का जो एक्चुअल एरिया होता है जिस पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, एक बार में कर सकते हैं, उसको कहते हैं नेट जोन एरिया। तो
ये हो गए आपके नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया। उसके बाद आता है आपका फैलो लैंड। तो अक्सर ये आपने सुना होगा कि जब भी हम खेती करते हैं लंबे समय के लिए, तो खेती क्या करता है, जमीन की जो उपजाऊपन होता है वो कम कर देती है। सॉइल में जो फर्टिलिटी होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे कम हो जाते हैं क्योंकि उस पर लगातार खेती हो रही होती है। तो अक्सर क्या करते हैं लोग कि जैसा आपने सुना होगा, खेती करने के बाद उस जगह पे फसल उगाने के बाद जब फसल और नहीं अच्छे से उग पाती है, फिर उस पे उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने में क्या होता है, उस पे कोई फसल नहीं उगाई जाती है 1-2 साल, या उसके बाद के जितना भी टाइम हो जाए, उतने टाइम में उतना जो एरिया होता है, जो अपनी फर्टिलिटी होती है, उसको रीगेन करता है। वो एरिया फिर से और फर्टाइल नेचुरली बनता जाता है, और जब वो फिर से फर्टाइल बन जाता है, फिर से उस पे फसल बोई जाती है। तो बेसिकली ये होता है फैलो लैंड, जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, वो नेट सोन एरिया या फिर एग्रीकल्चर लैंड होता है। और इसके भी तीन तरीके के लैंड होते हैं। एक तो फैलो लैंड, फैलो, इसको हम करंट फैलो बोल सकते हैं, करंट फैलो लैंड बोल सकते हैं। फैलो अदर देन करंट फैलो बोल सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है इसकी कल्चरेबल वेस्टलैंड। फैलो लैंड तीन प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी जमीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और आपने देखा कि उस वो जमीन अब उपजाऊ नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अब वो समय कितना होगा, अगर समय लेस देन 1 ईयर होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग करंट फैलो कहेंगे। और जो फैलो अदर देन करंट फैलो होता है, ये होता है, इसका टाइम पीरियड होता है आपका लगभग 1 साल से लेके 5 साल तक का समय होता है। अगर आप 1 से 5 साल तक के बीच में उस जमीन को खाली छोड़ रहे हैं, उस पर कोई खेती नहीं कर रहे हैं, तो उस जमीन को क्या क्लासिफाई करेंगे, फैलो अदर देन करंट फैलो। और जो 5 साल से ज्यादा के लिए जो छूटती है जमीन, 5 साल से ज्यादा तक के लिए उस पर कोई खेती नहीं हो रही, मान लीजिए सॉइल सैलिनाइजेशन हो गया, नमक है बहुत ज्यादा मिट्टी में, या फिर सॉइल एरोजन की वजह से पूरा का पूरा टॉप सॉइल ही चला गया, उसे अब रीगेन होने में बहुत समय लगेगा। या फिर किसी बुंदेलखंड जैसी जगह में, या ड्राउट प्रोन जैसे सूखे वाली जगह में फिर से सूखा आ गया, तो वहां पे अब काफी समय तक कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो जिस जगह पे खेती हो सकती है लेकिन 5 साल से ज्यादा समय के लिए वहां पे नहीं हो रही है, उसे हम कहेंगे फैलो के अंडर कल्चरेबल वेस्टलैंड कहेंगे। उसके बाद आता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेसिकली आपकी इन दोनों से बनती है, एनएसए और जीएसए से बनती है, ग्रॉस सोन एरिया, नेट सोन एरिया। इनका रेशियो होता है असल में क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आपका रेशियो होता है ग्रॉस सोन एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100 होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। बेसिकली इससे पता चलता है उस जगह पे एक बार में एक से ज्यादा कितनी बार कल्टीवेशन किया जा रहा है, या फिर क्रॉप्स को, लैंड को कितने एफिशिएंटली हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बताता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो ग्रॉस जोन एरिया जितना ज्यादा हो, ग्रॉस जोन एरिया जो है जितना ज्यादा होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। कि मतलब जितनी एक साल में हम लोग जितनी ज्यादा फसलें उगाएं, जितना ज्यादा लैंड का जो है यूज करें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है उतनी ही ज्यादा होती है। और ये एक आपका नंबर, परसेंटेज में नंबर होता है जो कि एक्सप्रेस करता है, डेटा देता है इसी इसी चीज का, कि कितना एफिशिएंटली हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। एग्रीकल्चरल एफिशिएंट। और उसके बाद आता है आपका, एक मिनट,
उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी भी चीज की क्या होती है? वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, कि हम अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं, हम अपना कितना रिसोर्स लगा रहे हैं, तो उतने में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना ज्यादा फूड ग्रेन्स मिल रहा है, कितना केजी फूड ग्रेन्स मिल रहा है। और उसमें मान लीजिए आप 10 रुपए लगा रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है आपको 15 रुपीज का, तो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी आपकी पॉजिटिव होगी, एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी होगी आपकी। तो अलग अलग तरीके की एफिशिएंसी होती है आपकी, ऐसी मैन पावर की एफिशिएंसी होती है कि आपके कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स जो है, आपके कुछ पैसे मैन लेबर में खर्च हो रहे हैं और उस लेबर को यूज करके आपको कितना ज्यादा फसल में प्रॉफिट हो रहा है, वो होता है मैन पावर एफिशिएंसी। उसके बाद होता है वाटर वाटर एफिशिएंसी, कि क्या हम जितना पानी यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले हमें उतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद होता है आपकी फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी होती है आपकी। उसके बाद आपकी सीड्स की एफिशिएंसी होती है। उसके बाद आपकी पेस्टिसाइड्स की। ऑलमोस्ट जो भी इनपुट आप यूज करते हैं, कोई भी इनपुट हो जाए, वो जितना दे आप लगा रहे हैं उसमें क्या आपको उतना आउटपुट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो होता है एफिशिएंसी। जितनी हम जनरली नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उससे हमारी एफिशिएंसी और बढ़ती है। जैसे आपकी ड्रिप इरिगेशन हो गई, प्रिसीजन इरिगेशन हो गई, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड हो गई आपकी, GM क्रॉप्स हो गए, मशीन्स और फार्म मैकेनाइजेशन यूज करना। तो इन सारी चीजों से हमारी फार्मिंग की कुशलता और एफिशिएंसी बढ़ती है। कम एफर्ट में हम लोग ज्यादा और निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स। तो जो किसान हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, अलग अलग उनके क्लासेस होते हैं, क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि आपका होता है मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और आपका होता है लार्ज फार्मर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनको किस बेसिस पे फार्मर्स को क्लासिफाई करते हैं। फार्मर्स को हम क्लासिफाई करते हैं कि वो उनकी लैंड ओनरशिप के हिसाब से, कि वो कितनी अमाउंट ऑफ जमीन के वो ओनर हैं। तो जो भी फार्मर है, अगर वो 1 हेक्टेयर की जमीन से कम का मालिक है, तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल फार्मर, कि उसके पास बहुत कम टुकड़ा है जमीन का। उसके बाद अगर कोई भी 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन को ओन करता है, 1 या 2 हेक्टेयर जमीन का ओनर है, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल फार्मर। जो मीडियम फार्मर होता है वो होता है आपका 2 से 4 हेक्टेयर तक की जमीन का, और जितने भी आपके 4 से ज्यादा हेक्टेयर के ओनर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लार्ज फार्मर्स। तो हम ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, अभी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनका यूज करेंगे। तो इसलिए आपको ये शुरू होने से पहले ये सारी डेफिनेशंस जाननी चाहिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में लैंड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी थी उनसे रिलेटेड क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड। तो जो नेट सोन एरिया जो होता है आपका, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज पिछले कुछ समय में, पिछले एक दशक में उसका एक इंक्रीज देखा गया है, वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद लैंड, हाँ, उसके बाद टोटल लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर है, ये कहीं ना कहीं मार्जिनली आपका ये इंक्रीज हुआ है। और ये आपका डेटा है रीजन वाइज, कि लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर अलग अलग रीजन में कितना रीजन है टोटल, उसमें उस टोटल एरिया में कितने प्रतिशत एरिया में खेती होती है। मान लीजिए ये आपका एरिया है
और मान लीजिए इसके 4 हिस्से हैं और इतने एरिया में यहाँ पे खेती होती है या फिर खेती हो सकती है। मान लीजिए ये आपका बैरन लैंड है या फिर ये आपका सिटी लैंड है, तो यहाँ पे तो खेती हो नहीं सकती, लेकिन बाकी जगहों पे जरूर हो सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 75% एरिया में एरिया जो है लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। ऐसे ही चारों जो एरिया हैं, वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, ईस्ट और सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हम देखते हैं कि वेस्टर्न यूपी में 75% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। 67% आपका यहाँ पर है सेंट्रल यूपी में। ईस्टर्न यूपी में 63% है। बुंदेलखंड में आपका 68% है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर है वो वेस्टर्न यूपी में है, और जो सबसे कम लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर जो है वो ईस्टर्न यूपी में है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि टोटल लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, कि कितने तरीके के लैंड है जो एग्रीकल्चर में जिन पे नहीं हो सकता। काफी तरीके के हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंड हो गया, आपका पैस्चर लैंड हो गया जहाँ पे मवेशी चरते हैं, आपका सिटी वाला लैंड हो गया, अर्बन एरिया वाला लैंड हो गया, या फिर आपका बैरन लैंड हो गया। तो काफी तरीके की कैटेगरीज होती हैं। उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा जो लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर है वो आपका ईस्टर्न यूपी में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे अक्सर के फ्लड्स आ जाते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कि और ज़्यादा ज़मीन को हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकें। तो इसकी वजह से ज़्यादा लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है ईस्टर्न यूपी में। ये कुछ रीज़न है कि वहाँ पे सॉइल एरोजन होता है, फ्लड्स आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फार्मर्स वहाँ के पुअर हैं कि लैंड को यूटिलाइज नहीं कर पाते। और ओवरऑल ऐसा उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जो लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों है के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर का खेती करने के लिए और कम जमीन क्यों हो रही है। पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी हैज डिक्लाइंड। पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी मतलब पर पर्सन के पास कितना ज्यादा लैंड अवेलेबल है, ये होता है लैंड पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी। और ये समय के साथ घटता जा रहा है। मान लीजिए आज मेरे पास 5 हेक्टेयर की अगर जमीन है, और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब के पास 5 हेक्टेयर की जमीन है, लेकिन आज से 20 साल बाद मेरे पास सिर्फ 2.5 हेक्टेयर की जमीन बची और मेरे आसपास सभी की किसी ना किसी तरीके से कम हुई। तो पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी है सबके, वो कहीं ना कहीं कम होती है। और इसके रीजन क्या है? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए कि जैसे बोला मैंने कि एक व्यक्ति है जिसके पास 5 हेक्टेयर की जमीन है, फिर उसके जो नीचे 3 बच्चे होते हैं, उसके बाद वो वाला जो जमीन है वो उनके पास जाती है, 3 हिस्से में होती है। तो अब वो जो पर पर्सन जो लैंड होगा वो छोटा हो चुका होगा हर किसी के हिस्से का। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होगी वो भी इसी के साथ कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जमीन का बंटवारा होता है, वैसे वैसे जमीन और छोटी होती जाती है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना एक रीजन है। और एक और रीजन है डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू जनरेट सरप्लस फ्रॉम एरिया एक्सपेंशन। तो एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे प्रॉफिट करने की क्षमता हो गई, उस पर एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करने की जो क्षमता हो गई वो कहीं ना कहीं और कम होती जा रही है। उसके बाद हो गया लैंड पैटर्न में हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। और ओवरऑल देखा गया है कि पूरे प्रदेश में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो जो है बढ़ रही है। लोग जो है और एग्रीकल्चर करना और एक ही जमीन को और यूटिलाइज करना शुरू कर रहे हैं ड्यू टू एफिशिएंट यूज ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो पहले हमने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश की जो है जन एरिया बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर का, और जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा होता है वो एक बड़े एरिया की वजह से होता है। इसलिए नहीं हो रहा था कि कम एरिया में ज़्यादा पैदावार हो रहा है, लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है।
लोग एक ही जमीन पे और तरीके के क्रॉप्स उगाना शुरू कर रहे हैं। कैसे हमें पता चलता है? इस डेटा के हिसाब से। ये जो डेटा है, आप अपने आंसर्स में अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये डेटा लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन अच्छी कैसे हो रही है क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। 2003 में उत्तर प्रदेश में क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी 149.4% और 2015 में आते आते ये हो गई 156.6%। तो बढ़ोतरी ही हो रही है इसमें। और इट इज अ गुड मेजर इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो जैसा कि हमने देखा, लोगों के हाथ में, लोगों के अंडर में जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन तो हो रही है, तो इसमें एडजस्ट कैसे करें? इसमें एडजस्ट ऐसे करें कि कम एरिया में और ज़्यादा साइकिल्स हम क्रॉप्स की उगाएं और ज़्यादा बार उस एरिया को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। और इसमें लेकिन क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से जब लोग और ऐसा करने लगते हैं, लोग और फर्टिलाइजर यूज करने लगते हैं, पेस्टिसाइड यूज करने लगते हैं और अलग अलग तरीके की जीएम या फिर HYV वैरायटी की सीड्स यूज करने लगते हैं, तो इन सब की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। जैसे सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम आती है, सॉइल सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, जैसे हम वेस्टर्न यूपी में देख चुके हैं। सॉइल मॉइस्चर की प्रॉब्लम आने लगती है वहाँ पे, और पावर सप्लाई ज़्यादा यूज होने लगता है तब ट्यूब वेल और लगने लगते हैं, ग्राउंड वाटर और एक्सट्रैक्ट होने लगता है और वाटर स्ट्रेस हो जाता है वहाँ पे। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी तब अगर एक इको फ्रेंडली वे में उसे नहीं किया जाए। तो ये चीज़ है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी देख लेते हैं रीजन वाइज जो है। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, और जो सबसे कम क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बुंदेलखंड में है। इसका रीजन क्या है? जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। वहां पे इरिगेशन की बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां पे ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए पावर सप्लाई कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा अच्छी है। वहां पे क्या कहते हैं, बैंकिंग की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड वोड बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। वहाँ के मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर हैं बाकी जगहों से। लेकिन जो बुंदेलखंड है ये एक वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे अभी कैनाल्स नहीं हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो ग्राउंड वाटर से भी जल्दी पानी नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो पीक गर्मी का महीना होता है जब बारिश कम होती है, तब वहाँ पे खेती उतनी नहीं हो पाती। जबकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश जब कम होती है तो कैनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू अलग अलग तरीके से सिंचाई कर ली जाती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब बात करते हैं आपकी स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग की, कि कितने ज्यादा परसेंट फार्मर्स हमारे उत्तर प्रदेश में स्मॉल या मार्जिनल है। स्मॉल मतलब 1 हेक्टेयर से कम जमीन, मार्जिनल मतलब एक हेक्टेयर से कम जमीन, और स्मॉल मतलब 1 से 2 हेक्टेयर। तो उत्तर प्रदेश में 90% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। मतलब कि 90% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है। क्योंकि ऐसा होता है, एक बड़ी फसल को पैदा करने के लिए, एक बड़े प्रोड्यूस और हार्वेस्ट को पैदा करने के लिए हमें जमीन भी बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए होती है। पर फार्मर पर कैपिटल लैंड बड़ा होना चाहिए, लेकिन है क्या, पर फार्मर लैंड बहुत छोटा है। तो जो बड़े स्तर की फार्मिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और देखते हैं सबसे ज्यादा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रीजन वाइज वो क्या है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 90% फार्मर्स हैं। सबसे ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आपको मिलते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा कम जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हैं आपके बुंदेलखंड में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्यों हैं? क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, इश्यूज आ जाते हैं लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी के। और बुंदेलखंड में क्योंकि एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाता है कुछ समय के लिए, या फिर सूखा पड़ जाता है, तो वहां से लोग जो है माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं फार्मिंग आर्मिंग करने, या फिर एज अ फार्मर फार्म लेबरर बन के। तो छोटी जमीन होने की वजह से क्या होता है, दे कांट हैव कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड फार्म मैकेनाइजेशन।
ये हो गया। छोटी जो जमीन होती है, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं, उनको एक बड़ी जमीन चाहिए होती है रन करने के लिए। वो छोटी जमीन में काम नहीं कर सकते हैं। तो 90% फार्मर जो है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है या 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, वो लोग ऐसी बड़ी मशीनें यूज ही नहीं कर सकते। तो इसी वजह से फार्मिंग जो है बहुत इनएफिशिएंट बन जाता है। तो उसके अलावा एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग हैज डिक्लाइंड। क्या एवरेज साइज? कि पर फार्मर का जो एवरेज हम अगर निकालें लैंड का, तो वो समय के साथ और छोटा होता जा रहा है। जैसे 2000 में 0.83 हेक्टेयर पर फार्मर एवरेज लैंड ओन करता था, 2015 में सिर्फ 0.73 हेक्टेयर ही कर रहा है। तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? आपका ये जो एवरेज साइज डिक्लाइन हो रहा है, ये आपका लैंड के फ्रैगमेंटेशन की वजह से हो रहा है। कि जैसे जो मान लीजिए एक पर्सन है, लैंड फ्रैगमेंटेशन को अगर बताएं, कि मान लीजिए एक पर्सन वन है, उसके पास इतनी जमीन है, और मान लीजिए इसके होते हैं 4 चिल्ड्रन होते हैं। और अब पर्सन ए के जाने के बाद ये वाला जो लैंड है 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। मान लीजिए पहले ये यहाँ पे इससे 100 रुपीज कमा रहा था एग्रीकल्चर करके, और ये मान लीजिए आपका 4 हेक्टेयर की जमीन है। ठीक है। अब ये जो लैंड जब डिवाइड हुआ, ये छोटे छोटे हिस्सों में फिर डिवाइड हो गया। ये सिर्फ 1-1 हेक्टेयर के बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये एक को जाएगा, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को। और पहले एक फार्मर के पास क्योंकि 4 हेक्टेयर की बड़ी जमीन थी, अब इसके और हिस्से हो गए। अब पर फार्मर के पास मान लीजिए चार, बाकी 4 जो बच्चे हैं वो भी आगे चल के फार्मिंग ही परसू करते हैं, तो उनके पास एक जो ओनर होगा, 4 में से 1 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन जो होगा, उसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ही जमीन होगी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अब जब ये जो चाइल्ड है, जब इसके भी आगे चल के मान लीजिए जो 2 और चिल्ड्रन होते हैं, तब हर किसी को 0.5 हेक्टेयर और 0.5 हेक्टेयर ही जमीन मिलती है। तो कैसे एक बड़ी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में होके और आगे चल के जाती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले एक जमीन से 100 रुपए आते थे, अब क्योंकि एग्रीकल्चर का स्केल छोटा हो गया, अब मशीन नहीं यूज हो सकती, कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अब यहां पे होगा सिर्फ सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब पहले मान लीजिए कि 100 किलो कोई अनाज पैदा होता था, उसमें से फार्मर को अपनी जरूरत के लिए मान लीजिए सिर्फ 10 केजी चाहिए होता था, और बाकी 90 केजी जो है ये जाता था मार्केट में। तो 90 केजी जो फूड है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपीज का। लेकिन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्योंकि जमीन ही छोटी है, उनका मान लीजिए सिर्फ 15 किलो ही प्रोड्यूस हो रहा है अब, और 15 में से वो 10 खुद कंज्यूम कर रहे हैं, और मार्केट में सिर्फ 5 केजी बेच रहे हैं। तो इसकी वजह से हर किसी की जेब में पैसा भी कम आएगा, और सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस हो पा रहा है जिससे उनका काम चल पाए। कुछ ज्यादा उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट फार्मिंग करके नहीं हो रहा है। तो ये इशू होता है लैंड फ्रैगमेंटेशन। और इसी की वजह से फार्मर जो हैं और स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग के ओनर्स होते जा रहे हैं, और एवरेज साइज जो है इसीलिए ही इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज इनइक्वालिटी होती है। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, कि अब हर कोई कम पैसा कमा रहा है, असमानता होने लगती है सोसाइटी में, रूरल एरियाज में
लैंड इनलैंड रीजन फॉर डिक्लाइनिंग साइज, और इसका रीजन क्या है? जो हमारे जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिली अब शुरू होती जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पूरी एक जॉइंट फैमिली एक ही जमीन पे खेती करती थी। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं अलग हो रही हैं, और उसी के साथ लैंड की ओनरशिप भी अब बढ़ती जा रही है। तो ये है रीजन। और एक और रीजन है कि ये डिक्लाइंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं कभी कभी, या फिर एग्रीकल्चर से उन्हें प्रॉफिट कम होता है, तो वो अपनी जमीन को सीधे बेच देते हैं और छोटा करके। अब हम जानते हैं कि लैंड जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लैंड यूज चेंज का मतलब, पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड था जहां पे खेती करते थे, अब वहां पे खेती नहीं होती है। नो एग्री नाउ। वो जमीन जो है किसी और पर्पस के लिए यूज होने लगी है। तो आज के समय में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है और क्या क्या यूज है, ये देखने हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रेजेंट रीजंस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज इन उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। तो ये रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन है कि अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। कि जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में हैं, लखनऊ में हैं, तो लखनऊ एक बढ़ता हुआ शहर है। जहां पे पहले खेत हुआ करते थे, अब हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ऊंची ऊंची रियल इस्टेट की बिल्डिंग्स हैं। 10-10, 15-15 मंजिल की, 30-30 मंजिल की अब वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो चुकी हैं। तो उस एरिया में जहां पे पहले गेहूं होता था, अब वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्प्रॉल हो रहा है, सिटी एक्सपैंड हो रहा है। रूरल एरियाज में वो एक्सपैंड हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड पे एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है बेसिकली, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। उसके मुकाबले जो सेकेंडरी सेक्टर होता है आपका, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कोई उत्पादन हो गया किसी भी कमोडिटी का, या टर्शरी एक्टिविटीज हो गई कि जैसे सर्विसेज हो गई, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई आपकी, और रिटेल सर्विसेज हो गई, मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, ये एग्रीकल्चर के मुकाबले और तेजी से ग्रो होती हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्योंकि ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ये जो सेक्टर हैं इनको ग्रो होने के लिए स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, नए नए ऑफिसेस और खुलने हैं। तो कहाँ खुलेंगे? सिटी के बाहर खोल देते हैं, चलो वहां पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे खोल देते हैं हम लोग। तो इस वजह से लैंड यूज चेंज हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन। हम देखते हैं कि अब जो आउटर एरियाज हैं कहीं ना कहीं उनको लैंडफिल की तरह यूज किया जा रहा है। कचरे के पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर कहीं बाढ़ आई तो वो पूरा एरिया बंजर पड़ गया। ये रीजन होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एरोजन, या फिर सॉइल सैलिनाइजेशन होता है, जैसा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देख लिया। जो सॉइल है उसमें नमक जमा होने लगता है क्योंकि इरिगेशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करी जाती है, फ्लड इरिगेशन। उसकी वजह से सॉइल पूरा वो खराब हो जाता है, वहाँ पे अब पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, वहाँ पे बीज ही नहीं जमेंगे वहाँ पे। ये रीज़न हो गया आपका। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोडवेज एंड रेलवेज, क्योंकि जानते हैं हम आजकल सरकार जो है का बहुत ढेर सारे एक्सप्रेस वेज बना रही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो जितने भी ट्रैक्स हैं, जितने भी रोड हैं, उनको भी बनने के लिए कुछ ना कुछ जमीन की जरूरत होती है। यहाँ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर तक के लिए अगर कोई नई सड़क बनेगी तो सड़क भी कहीं ना कहीं किसी खेत से होके बीच में जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, जब भी रोडवेज या रेलवेज का एक्सपेंशन होता है, कोई ना कोई एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है वो यूज अप हो जाता है। और मिसमैच बिटवीन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन डिपेंडेंस। अगला रीजन ये हो गया कि हम जानते हैं पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। अब कुछ समय में क्या होगा कि चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड है अवेलेबल है वो तो उतना ही है। तो और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, वो स्लो भी बहुत धीमी गति से हो रहा है। जितना पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर जो है वो उससे धीरे ग्रो हो रहा है। तो एक मिसमैच आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए भी लैंड यूज चेंज होने लगता है।
तो ये आपके हो गए सारे रीजंस। तो अभी तक हमने देखा कि लैंड यूज चेंज के क्या क्या ड्राइविंग रीजंस हैं, क्यों लैंड यूज चेंज हो रहा है आज के टाइम में। अगला टॉपिक है हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहली चीज, लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, इट इज वन ऑफ द मेजर फॉर प्रोडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं यील्ड अपॉन एरिया। यील्ड अपॉन एरिया का मतलब केजीज ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो फील्ड हैं, दो खेत हैं, एक में दोनों मान लीजिए 1 एकड़ के हैं, हेक्टेयर के हैं। 1 हेक्टेयर का ये है और 1 हेक्टेयर का ये है। मान लीजिए ये वाला जो फील्ड है ए, और इसको कहते हैं बी। ए जो है ये ज्यादा फर्टाइल है, प्लस यहां पे वाटर भी है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और वहीं इसका ऑपोजिट है, मान लीजिए बी। यहाँ पे बी जो है थोड़ा बैरन लैंड में बसा है, थोड़ी सूखी जगह पे है, यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे पानी की उपलब्धि मतलब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए ये दोनों अलग अलग फार्मर्स हैं, दोनों यहाँ पे गेहूं बोते हैं या फिर चावल बोते हैं, और एक साइकिल में मान लीजिए एक बार में इस फील्ड में मान लीजिए इसमें निकलता है 100 किलो अनाज निकलता है, और वहीं इसमें निकलता है 80 केजी, 80 किलो निकलता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है इस वाले क्रॉप के लिए, मान लीजिए क्रॉप होता है आपका वीट, यहां भी क्रॉप होता है वीट, तो हम ये कहेंगे कि जो वीट है उसकी इस वाले लैंड प्रोडक्टिविटी है 100 किलो पर हेक्टेयर, और वीट जो है, जो बी फार्मर है, बी लैंड है, उसमें इसकी प्रोडक्टिविटी है 80 केजीज पर हेक्टेयर। तो ये जो लैंड है इसकी प्रोडक्टिविटी इससे ज्यादा है, कि मतलब कि इतने ही एरिया जमीन पे, इतने ही एरिया में यहाँ पे जो फसल पैदा हो रही है वो ज्यादा भारी मात्रा में पैदा हो रही है कंपेयर टू ये बी। तो ये होता है आपका लैंड प्रोडक्टिविटी, की लैंड जो है असल में प्रोड्यूस कितना ज्यादा कर रहा है, कितना ज्यादा आपको आउटपुट दे रहा है आपके अनाज की क्वांटिटी में। यूपी is a major producer of the several crops, but large production is not due to high productivity but scale of production। तो जैसे शुरुआत के हमने स्लाइड में देखा था कि उत्तर प्रदेश वीट और राइस के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करता है। तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्शन है ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत ज़्यादा अब बहुत फैली हुई ज़मीन पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यूपी इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल क्रॉप्स बट लार्ज प्रोडक्शन इज नॉट ड्यू टू हाई प्रोडक्टिविटी बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पीस ऑफ लैंड है, मान लीजिए इसका नाम, इस लैंड का नाम ए है और इस लैंड का नाम बी है। इस लैंड की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, ये 5 हेक्टेयर का ही मात्र एरिया है, और मान लीजिए यहां पे हम लोग वीट सो करते हैं, यहां पे भी वीट सो करते हैं, मान लीजिए कुछ महीनों के लिए सो करते हैं, एक एग्रीकल्चरल साइकिल के लिए सो करते हैं। तो 5 हेक्टेयर की जो जमीन है यहां पे प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 100 किलो यहां से हार्वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा जो लैंड है वो 15 हेक्टेयर का है, मतलब एरिया इससे 3 गुना ज्यादा है, और यहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो भी यहां से 1.5 गुना ज्यादा है, 150 केजी। लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है अलग है। यहां पे प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो ये होता था यील्ड अपॉन एरिया, यील्ड कितना है 100 किलो, एरिया कितना है 5 हेक्टेयर, इसका यील्ड है 20 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन अगर यही यहां पे करें, यील्ड कितना है 150 केजी, एरिया कितना है 15 हेक्टेयर, तो यहां का जो प्रोडक्टिविटी है वो जस्ट इसका
इसका हाफ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वाला जो पीस ऑफ लैंड है ये ज्यादा उपजाऊ है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, कम जमीन में भी ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत भारी मात्रा में, आपका गेहूं का प्रोडक्शन होता है, आपका धान का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे आम हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन इसकी वजह से होता है, ना कि आपके इसकी वजह से, जबकि इसकी वजह से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो इस कैटेगरी में आता है उत्तर प्रदेश। ये चीज हमारा एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है कि हाँ, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा इसलिए नहीं है। और ऐसा क्यों है कि प्रोडक्टिविटी लो है, इसके क्या क्या रीजंस हैं और फैक्टर्स हैं? तो प्रोडक्ट अक्सर जनरली हम उत्तर प्रदेश की अगर ना बात करें, इन जनरल बात करें कि प्रोडक्टिविटी कई बार वेरी क्यों करते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं कि कहीं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है कहीं की कम होती है। तो सबसे पहले, प्रोडक्टिविटी पैटर्न डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि जहां की फिजियोग्राफी बहुत अच्छी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता वहां की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। या मान लीजिए जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती हो, जरूरी नहीं है वहां पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होती हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कम बरसात वाले क्षेत्र हो वहां भी जो फसल है बहुत भारी मात्रा में हो रही है। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा है, वो सेमी अरेड एरिया में आते हैं, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश से कहीं गुना ज्यादा है। और ऐसा क्यों होता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय एग्रीकल्चरल सपोर्ट, और उसमें भी बैकवर्ड लिंकेजेस, जो हमने ओवरव्यू वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बैकवर्ड लिंकेज क्या होते हैं। आपका सीड्स होते हैं, इरिगेशन होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन होता है, पेस्टिसाइड होता है, और ये सारी चीजें। दिस वे द लैंड कैन गिव हायर यील्ड इवन विद लो रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने की क्या कैपेसिटी है उस लैंड में, या फिर उस फार्मर में, या फिर उसके जो गवर्नमेंट है वो कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे इरिगेशन के लिए मान लीजिए कैनाल सरकार बना रही है, या फिर वाटर के अवेलेबिलिटी के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन की सुविधाएं दे रही है, या फिर ट्यूबवेल चलाने के लिए सोलर से पावर बनवाने में सरकार अगर मदद कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है और उसको यूज करते हैं वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि लैंड की प्रोडक्टिविटी अक्सर कम होती है। तो अब एक सवाल आता है कि what is the need to increase productivity when we are already the highest producer of many crops? तो जब उत्तर प्रदेश पहले से ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा आगे है, तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्या ही ज़रूरत है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना भी हमारे राज्य में बहुत भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है अलग अलग चीज़ों का। तो ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है? उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो गवर्नमेंट प्रमोटिंग पॉलिसीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, इट वुड कम फ्रॉम कल्टिवेबल लैंड। हम जानते हैं कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है अपनी कंट्री का, वो जो कि अभी लगभग आपका 24 से लगभग 23 से 25% के बीच में है, जो कि असल में 30% के ऊपर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल हैं, जो वन हैं हमारे, उनका एरिया और बढ़ाया जाए और सारे ग्रीन एरिया इस्टेब्लिश किए जाएं। लेकिन एरिया तो हमारे कंट्री में लिमिटेड है, तो और ज्यादा फॉरेस्ट हम कहाँ से लाएंगे? तो और ज्यादा फॉरेस्ट तब आएंगे जब और एग्रीकल्चरल लैंड भी उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड जब आगे के आने वाले सालों में थोड़ा कम होगा, तब हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, या नेट सोन एरिया है उसका एरिया जो है डिक्लाइन होने लगेगा। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज की वजह से
उसके बाद pasture land and land under allied activity needs to increase to accommodate dietary patterns. तो आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, लोगों की डाइट जो है चेंज हो रही हैं। लोग अब प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं। अब इसकी पूरी भारी मात्रा की जो पॉपुलेशन है, जब एक साथ वो प्रोटीन रिच डाइट लेगी, जब वो और नॉन वेजिटेरियन या फिर मीट को कंज्यूम करेगी, तो वो कहाँ से आएगा? तब वो आएगा आपके अलग अलग सेक्टर से, लाइव स्टॉक से आएगा वो। और लाइव स्टॉक के बढ़ने के लिए आपको चाहिए पैस्चर लैंड, जहां पे जो जानवर हैं वो रह सकें और जहां पे वो चढ़ घास वास जो है चढ़ सकें। और लैंड अंडर एलाइड एक्टिविटीज, जहां पे इनका और एलाइड एक्टिविटीज, डेयरी सेक्टर जो है उसका और ज्यादा प्रमोशन हो। तो इन एक्टिविटीज के लिए भी हमें कहीं ना कहीं लैंड के आगे चल के जरूरत होगी। अब जब फॉरेस्ट कवर को हम डिक्लाइन कर नहीं सकते, सिटीज में ये इस्टेब्लिश हो नहीं सकता है, तो बचता क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड बचता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके एग्रीकल्चरल लैंड जो है पैस्चर लैंड और एलाइड एक्टिविटीज जो है ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो यहां से भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है थोड़ा श्रिंक होने लगेगा। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन रिक्लेमिंग मोस्ट एग्रीकल्चरल लैंड। तो जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले बात किया था कि जैसे जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, वो काफी बड़े एरिया में अब फैल रहा है। कोई भी अब आजकल की तरह आजकल का शहर ले लीजिए, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, नोएडा हो गया, या फिर और भी कोई बड़ा शहर हो गया, वो शहर जो है ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए जो बाहर का जो एरिया होता है वो भी शहरों के अंदर पे आने लगता है। कैसे? वहां पे भी फिर नई नई तरीके की बिल्डिंग बनने लगती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनने लगता है, रोड हो गया, रेलवे हो गया, आउटर में एयरपोर्ट बनने लगते हैं। आप अक्सर शहर के बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी 30-30 40-40 फ्लोर की रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? आउटर में। जो आउटर वाला एरिया था वो कभी एग्रीकल्चरल एरिया हुआ करता था, वहां पे खेती हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्डिंग खड़ी कर दी गई हैं। तो अर्बनाइजेशन क्योंकि बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आगे आने वाले समय में अर्बनाइजेशन जो है वो रुकेगा बिल्कुल नहीं। अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा और नए शहर जो हैं वो स्टैब्लिश होंगे, जो अभी के बड़े शहर है वो और भी ज्यादा बड़े होंगे। तो उसकी बढ़ोतरी के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है। तो वो लैंड कहाँ से आएगा? जो आसपास के एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक टाइप से सिटी के लैंड बनते जाएंगे, खेत जो है उन पे बिल्डिंग्स बनती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ फिर से एग्रीकल्चरल लैंड जो है यहाँ पे छोटा पड़ता जा रहा है। उसके बाद फोकस ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी रादर देन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फॉर ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज ऑफ केमिकल एक्सेट्रा। तो ये जरूरत है कि लैंड प्रोडक्टिविटी की, कि फॉरेस्ट हो गया, पैस्चर हो गया, सिटीज हो गए, एक्सपैंड कर रहे हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो छोटा हो रहा है। तो अब जब लैंड जो है छोटा होता जाएगा, लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं छोटे पीस ऑफ लैंड में ही और हमें पैदावार करने की जरूरत पड़ेगी। और वो कब होगा? जब हम अपनी लैंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और लैंड प्रोडक्टिविटी क्यों, हमें ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाली अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए कि हाँ, लोगों की जरूरतों की भी पूर्ति हो जाए और जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको भी नुकसान ना पहुंचे। वरना तो हम लोग लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो ढेर सारा यूरिया डाल के, डीएपी डाल के, पोटाश डाल के हम लोग खूब सारी फसल की पैदावार कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान होगा एनवायरनमेंट को। सॉइल जो है उसका वो खराब होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा, ग्राउंड वाटर जो है कम होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा। पंजाब हरियाणा में यही हो रहा है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया है। तो वहां पे जो सॉइल है, सॉइल अब नमकीन बन गया है। क्यों? क्योंकि कैनाल इरिगेशन से ओवर इरिगेशन हो चुका है वहां पे। तो अब वहां की जो मिट्टी है वो बहुत खराब हो चुकी है, सलाइन हो चुकी है। तो इसलिए हमें ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। जितने भी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में बढ़ाएं, ऑर्गेनिक तरीके की चीजें यूज करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, reducing the use of chemicals etc, और reducing the gap between potential and actual yield gap। तो पोटेंशियल यील्ड गैप क्या होता है कि मैक्सिमम अगर हम सारी कंडीशंस को बेस्ट रखें, सारी कंडीशंस अगर आइडियल रखें जैसी होनी चाहिए,
वैसी अगर रखें तो उसमें हमारी कितनी पैदावार होगी। एक ऐसा पोटेंशियल, एक किसी भी जमीन का जो पोटेंशियल होता है अपनी पैदावार देने का, उसे हम पोटेंशियल यील्ड कहते हैं। और एक्चुअल यील्ड जो होता है, वहां जाके हम असल में कितना उगा पा रहे हैं। क्या पता कि शायद पोटेंशियल यील्ड जो है वो आपकी 100 किलो की हो, लेकिन हम जितना इनपुट कर पा रहे हैं, हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं किसी किसी ना किसी वजह से, उसमें हमारी पैदावार सिर्फ 70 किलो की ही हो रही है। तो एक गैप हो रहा है 30 किलो का। यहाँ पे अगर और अच्छा काम किया जाए तो शायद 30 किलो की फसल और पैदा हो सकती है। तो ये जो गैप है, इसको कम करने की कोशिश की जाए, इसे कहते हैं यील्ड गैप। कि असल में जितना हो सकता है और असल में जितना हो रहा है, उसके बीच में जो अंतर है, जो फर्क है, वो होता है यील्ड गैप। तो ये चीजें थी आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी से जानने की। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, स्केल बहुत ज्यादा है, तादाद और मात्रा बहुत ज्यादा है लैंड की, लेकिन लैंड की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं है। आगे आने वाले समय में लैंड यूज जो है चेंज हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं, पैस्चर लैंड बढ़ रहे हैं, और अलग अलग तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट सारे के सारे जिनका रिलेशन प्रोडक्टिविटी से है। तो हम लैंड यूज पैटर्न जो है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है, जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर में लैंड को और कैसे इंप्रूव कर सकें, उसको कैसे इंप्रूव अभी तक किया गया है। तो काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं लैंड को इंप्रूव करने के लिए, उनको हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक जो इंडिपेंडेंस के बाद हुए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, और मॉडर्न लैंड रिफॉर्म जो आज के समय में चल रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं लैंड यूज पैटर्न को सुधारने के लिए। तो ये आपने इन जनरल भी अपने एग्रीकल्चर, अपनी एनसीईआरटीज में आपने पढ़ा होगा कि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड इंटरमीडियरीज हो गए। इसकी वजह से जो एक्चुअल ओनर है, जो एक्चुअल खेत में प्लाव करता है, जो एक्चुअल ओनर है, उसके पास ओनरशिप पहुंच जाती है, और जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो रेंट कलेक्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। टेनेसी रिफॉर्म्स हो गया कि जो कंडीशंस ऑफ टेनेंसी है, कि जो टेनेंट रह रहा है किसी किराए के लैंड में, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके ओनर और टेनेंट के बीच में, उसके बीच में काफी रिफॉर्म्स किए गए थे उसको लेके। फिक्स्ड सीलिंग्स ऑन होल्डिंग, कि कौन कितना मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी, ताकि कोई एक इंसान सारा लैंड अक्यूमुलेट ना कर पाए, ताकि सबके बीच एक समानता बनी रहे ओनरशिप की, कि हर किसी के पास मैक्सिमम इतना ही लैंड है। उसके बाद आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो हमने लैंड फ्रैगमेंटेशन की बात करी थी कुछ स्लाइड्स पहले, तो एक कंसोलिडेशन में क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, जो बिखरे हुए लैंड के पीसेस थे एक टाइप से, उनको साथ में लाके एक जगह पे लाके उन्हें यूनाइट कर दिया, उन्हें कंबाइन कर दिया काफी लैंड्स को। तो जो बिखरे हुए लैंड्स थे उन सबको मिला के एक बड़ा पीस ऑफ लैंड बना दिया, ये रिफॉर्म किया गया था। और भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, ये जो लोगों के द्वारा मूवमेंट किए गए थे, वो है कि जिसमें लोग अपना, जो जमींदार्स हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, वो अपना लैंड खुद डोनेट कर दें, या फिर गांव की प्रॉपर्टी को, गांव की जमीन को अपने लैंड डोनेट कर दें, कि एक कम्युनिटी रिसोर्स बन जाए लैंड। ये था भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। ये आपका बेसिकली आपके एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है ये। तो लैंड रिफॉर्म्स काफी सारे, कुछ को ये वाला जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और जमींदारी सिस्टम है, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। ऑल इंडिया काफी ज्यादा इसको सक्सेस मिला है, और अभी पेपर पे जमींदार जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका सक्सेस जो है वो क्वेश्चनेबल है। वो कुछ जगहों पे सक्सेस हुए हैं, कुछ जगहों पे सक्सेस नहीं हुए हैं, बेसिकली बहुत लिमिटेड हैं वो। लैंड यूज पैटर्न और कैसे इनका इंप्रूव कर सकते हैं, ये आज के समय के नए लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो लैंड लीजिंग फॉर ओनर्स ऑफ अनवायबल होल्डिंग हु कैन लीज आउट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो पहला तो ये एक सजेशन हो सकता है कि जिनके छोटे पीस ऑफ लैंड है, छोटे एरिया के लैंड है, वो लीज पे दे दें किसी और को, ताकि
उस पे कोई और एक्टिविटी या फिर कोई और आके एग्रीकल्चर कर पाए और थोड़ा उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाए। ये हो सकता है, एक तो लैंड लीजिंग हो सकता है। और लैंड लीजिंग के लिए जो है सरकार जो है ये आपका नीति आयोग का मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट लाई थी कि इससे ऐसी पॉलिसीज बना सकें सरकार कि फार्मर्स को इजी हो लैंड को लीज करना, बहुत ज़्यादा ऐसे लीगल इश्यूज ना हो, लूप होल्स ना हो। ये हो गया एक आपका सोल्यूशन मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट का। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो गया। इसके लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी में क्या होता है कि अक्सर उनमें कोई केस आ जाता है, कोई केस फाइल हो जाता है कोर्ट में, तो बहुत सारे ज़्यादा लंबे चलते हैं क्योंकि उनके जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। वो बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होते हैं, या तो लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं तहसीलदार के ऑफिस में अवेलेबल ही नहीं होते हैं, या फिर जो होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, या फिर इनएक्यूरेट इसलिए होते हैं क्योंकि आने वाली जनरेशन्स में जो डिवीजन हुआ है उसमें अपडेट नहीं होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये इशू है। तो इसको खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को पूरा डिजिटाइज कर दिया जाए और एक पूरे सिस्टम में डाल दिया जाए ताकि जितना भी एविडेंस है वो एग्जैक्ट डेटा मिले उसका, लैंड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है उसके ऊपर लगातार डेटा मिलता रहे। और इससे जो कोर्ट में एविडेंसेस होते हैं वो एक टाइप से सॉलिड एविडेंस आगे जा पाए। तो लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन से ये फायदा होता है। उसके बाद आपने एक रिसेंटली स्कीम सुनी होगी, स्वामित्व स्कीम जो है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। इसमें क्या होता है, मैपिंग ऑफ लैंड ओनरशिप इन रूरल एरियाज मैपिंग होती है यूजिंग ड्रोन्स एंड प्रॉपर्टी कार्ड्स फॉर एवरी प्रॉपर्टी वुड बी प्रिपेयर्ड। तो जैसे एक टाइप से हर किसी व्यक्ति का आज के समय में एक ड्राइविंग लाइसेंस है, एक आधार कार्ड है, एक आपका पैन नंबर है, हर किसी व्यक्ति का किसी ना किसी बैंक से रिलेटेड है तो पैन नंबर है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो आधार है, गाड़ी से रिलेटेड है तो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वैसे ही लैंड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किया जाए और प्रॉपर्टी कार्ड के जितने भी डिटेल्स हैं, जितना भी एरिया है, जितना भी मैपिंग है, सारा का सारा मैपिंग डिजिटल तरीके से सर्वेक्षण किया जाए। किनकी मदद से? ड्रोन्स की मदद से। और कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये किया जाए प्रमोशन और टू कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड एफपीओस। बेसिकली कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है कि जो मान लीजिए 10 फार्मर्स हैं, 10 किसान हैं, हर किसी के पास एक एक हेक्टेयर की जमीन है, तो हर कोई अगर एक एक हेक्टेयर में अपनी खेती करना चाहेगा तो उसकी जो फसल होगी वो बहुत छोटी पैदा होगी, इतनी नहीं हो पाएगी कि वो मार्केट में जाके बेच सके। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंडर वो लोग क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे। एक उस ग्रुप का नाम होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। सरकार जो है इसको बहुत बढ़ावा देती है। तो इससे क्या करेंगे, जब एक ग्रुप में आ गए तो वो लोग अपना जितने भी जमीन लैंड रिसोर्सेज हैं उसको कंबाइन कर देंगे, एक साथ मिला देंगे और खुद ही उस फार्म में जाके फिर एग्रीकल्चर करेंगे। इससे फायदा ये होगा, जितनी एक कंबाइन जमीन होगी, जितनी एक बार में बड़ी जमीन होगी, उसमें ज्यादा भारी मात्रा में फिर प्रोड्यूस होगा, उसका यील्ड बड़ा बहुत ज्यादा होगा और कमर्शियल लेवल पे उस पे फसल पैदा हो सकती है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग ये होती है और एफपीओज ये होते हैं। और एक और तरीका जो रिसेंटली है वो है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। तो इसमें लैंड से रिलेटेड गवर्नमेंट ये कहती है कि फार्मर्स को काफ़ी अथॉरिटी, काफ़ी पावर देती है फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जो फार्मर और कॉरपोरेट के बीच में जो समझौता होगा उसके अनुसार कोई भी कॉरपोरेट जो है फार्मर की जो ज़मीन है उस पर कोई ज़्यादा बहुत डिस्टरबेंस नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा अपना बिल्डिंग या फिर कोई अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता। और अगर ऐसा करता है तो तुरंत उसका ब्लेम जाता है उस कॉरपोरेट पे। तो एक टाइप से फार्मर्स को प्रोटेक्ट, फार्मर्स की ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए का एक प्रोविज़न है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, जो कि 2018 है। अब आप एक और चीज़ सोच रहे होंगे कि लैंड से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं वो मॉडल क्यों हैं? तो मॉडल इसलिए हैं, जितना भी लैंड से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं जनरली, अगर वो
लैंड रिलेटेड एक्ट जो होते हैं, जो लैंड सब्जेक्ट है, वो आता है आपका स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आने का मतलब, ओनली स्टेट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग लैंड यूज। तो सिर्फ जो राज्य है उसी के पास ये अथॉरिटी है कि जमीन से जुड़े जितने भी रेगुलेशन है, जितने भी एक्ट्स हैं, वो कर सकें। तो जनरली क्योंकि हर स्टेट जो है उसकी लैंड से रिलेटेड वहां पे जो सोशल कस्टम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है लैंड से जुड़ा हुआ, वो हर स्टेट में विभिन्न है, वो हर स्टेट में अलग अलग है। ऐसा नहीं है जो जमीन के साथ लोगों का रिश्ता उत्तर प्रदेश में है वैसा ही राजस्थान में हो, वैसा ही नॉर्थ ईस्ट में हो, या वैसा ही केरला में हो। हर जगह लैंड से रिलेटेड लोगों के नियम कानून और कायदे अलग अलग होते हैं। तो कोई भी, तो जब भी कोई लैंड रिफॉर्म करना होता है या फिर लैंड से रिलेटेड कोई ना कोई एक्ट लाना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक टाइप का फ्रेमवर्क खड़ा कर देती है। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा खड़ा कर देती है, एक एक्ट बनाती है लैंड से रिलेटेड। सरकार जो है कहती है कि ठीक है, मैं एक टाइप से आपको लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स का या लैंड से रिलेटेड चेंज का एक मोटा माटा ढांचा दे देता हूं, एक मॉडल एक्ट दे देता हूं। मॉडल एक्ट दे देता हूं मैं, सरकार कहती है कि मैं एक मॉडल एक्ट प्रेजेंट करता हूं, और जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट के ऊपर हैं कि मॉडल एक्ट को अपने अपने स्टेट में लागू करें, अपने अपनी जरूरतें और बदलाव के हिसाब से। तो ये सारा पर्पस होता है सारे मॉडल एक्ट्स का। इसीलिए हम लोग देखते हैं मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, हर स्टेट जो है अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाता है। सेंटर जो है बस एक मोटा ढांचा दे देता है उस पूरे ऑपरेशन का, उस पूरे सिस्टम का, कि कैसे ओवरऑल सब कुछ होना चाहिए। वैसे ही मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट होता है, सरकार कहती है कि हाँ इस तरीके से लैंड को लीज किया जाना चाहिए, बाकी आप लोग देखिए। तो हर स्टेट क्या करता है, उस पूरे फ्रेमवर्क को लेता है, फिर उसमें अपने नियम कानून लिखता है और ऐड करता है, कुछ घटाता है, फिर वो अपने स्टेट में लागू करता है। तो ये होते हैं आपके लैंड लीजिंग एक्ट। तो इससे रिलेटेड अब जितना भी आपने पढ़ा है, इससे रिलेटेड ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं स्पेशली फॉर आपके मेंस 2023 के लिए। आपका जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, उसमें जो मेंस के पेपर 5 और 6 में एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड सवाल आएंगे, उनके लिए ये आपके लिए तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये है, इन व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश विच हैज मेड एग्रीकल्चर नॉन वायबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, शुड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग be promoted in agriculture, critically evaluate the pros and cons। तो सवाल ये कह रहा है कि आज का जो सिनेरियो है, आजकल जो हो रहा है कि एवरेज लैंड साइज जो है, एवरेज होल्डिंग जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वो है उसमें प्रोड्यूस कम हो रहा है, नॉन वायबल हो रहा है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग कैसे हेल्प कर सकता है? आप इसके कुछ ना कुछ फायदे बताइए और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसको लागू करने के, इस सिचुएशन में बैकग्राउंड में ये डिस्कस करिए। आपका ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई, तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कि लैंड रिफॉर्म्स जिनकी हमने बात करी है उसका आपके खेती के एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में क्या क्या रोल रहा है। रोल अच्छा भी बताइए, और जो रोल गलत रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो भी आप बताइए। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कैसे सक्सेसफुल रहे हैं, ये बताइएगा। Establish relationship between the land reforms, agriculture productivity and elimination of poverty
इन इंडियन इकोनॉमी, इन इंडियन एंड, हाँ, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। तो आपको इसमें कनेक्शन जोड़ना है कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी आपस में रिलेटेड हैं, कैसे इन सब को सुधारा जा सकता है, और ऐसी कोई नीति लाने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है उत्तर प्रदेश में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए में, इसको आप डिस्कस करिए और कोशिश करिए कि ये आप दोनों 150 और 250 वर्ड्स के लिए, दोनों के लिए ये आंसर लिखें। एक आंसर जो है 150 वर्ड्स की लेंथ का और दूसरा 250 वर्ड्स की लेंथ का। तो ऐसे आप करने की इनको कोशिश करिए, तीनों आंसर लिखिए, और इन क्वेश्चंस का आगे वाले आने वाली क्लासेस में उनका डिस्कशन होगा। तो आई होप आपको इन लेक्चर से कुछ नई जानकारी मिली हो। आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर हो सकते हैं, आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप उनके बारे में पूछिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में जो लैंड यूज पैटर्न्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। सो दैट इज ऑल, थैंक यू।